लेक्चर में आपने समझ लिया होगा कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। उसमें जो स्टेप बताए गए थे वही वाले स्टेप आपने फॉलो करना, उससे आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बनानी सीख ली, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट आ जाती हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसकी ट्रीटमेंट करने का भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो कुछ आइटम देखते हैं और उनकी ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे करनी है आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय। तो सबसे पहले हमारे पास जो आइटम है वो है फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट कैसे होती हैं, जैसे ये है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन एट्सेट्रा। इस तरह की कोई भी आइटम होती है जो फिक्टिशियस एसेट में आ रही हो तो उसकी ट्रीटमेंट आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय क्या करनी है, वो है आपके पास इफ fictitious assets are given in the balance sheet of the subsidiary company then these items should be deducted from the capital profits। तो कोई भी फिक्टिशियस एसेट जो है वो सब्सिडी कंपनी की अगर बैलेंस शीट में आती है तो आपने उसको क्या करना है, कैपिटल प्रॉफिट्स में से लेस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी में उसको बांटना भी होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास म्यूचुअल ओइंग्स, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉमन ट्रांजैक्शंस। तो ये कॉमन ट्रांजैक्शन या म्यूचुअल ओइंग्स का मतलब क्या होता है कि ये होल्डिंग कंपनी है, इसने सब्सिडरी कंपनी से कोई गुड्स खरीदी हुई हैं उधार लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है, या फिर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी से कोई गुड्स खरीदी है और पेमेंट नहीं की है। तो यानी कि इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे को पैसे देने हैं या फिर लेने हैं। तो इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं म्यूचुअल ओइंग्स या फिर कॉमन ट्रांजैक्शन। If there are mutual owings or common transactions between the holding company and its subsidiary company, then these should be eliminated। कहते हैं इस तरह की कोई भी म्यूचुअल ओइंग्स आती हैं या कॉमन ट्रांजैक्शन आती हैं तो आपने उसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो एलिमिनेट कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं। जैसे ये है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय द होल्डिंग कंपनी टू द सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा, ठीक है। एक कंपनी ने यानी कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को गुड्स क्रेडिट में बेची हैं, या फिर इसका उलट कि सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को उधार में गुड्स बेची हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक की बैलेंस शीट में वो डेटर में शो होगा और दूसरे की बैलेंस शीट में वो क्रेडिटर्स के रूप में शो होगा, ठीक है, बैलेंस शीट में। तो इस तरह की कोई आइटम आती है तो आपने क्या करना है, उसके डेटर में से भी उस अमाउंट को माइनस कर देना है और दूसरी कंपनी की जो क्रेडिटर दिए हुए हैं उसमें से भी उसको माइनस कर देना है, जो म्यूचुअल ओइंग है, यानी कि ये जो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है इसकी अमाउंट को। इसी प्रकार और क्या हो सकता है, बिल्स ड्रॉन बाय वन कंपनी एंड एक्सेप्टेड बाय अदर कंपनी शुड बी एलिमिनेटेड। इसी प्रकार बिल लिखे हुए हैं, एक में बिल रिसीवेबल होगा, दूसरे के लिए बिल्स पेबल होगा, तो उसको भी आपने एलिमिनेट कर देना है, यानी कि वो जो अमाउंट होगी उसकी बिल्स की आपने बिल रिसीवेबल में से भी माइनस कर देनी है और बिल्स पेबल जो है उसमें से भी उसको माइनस कर देना है, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना अगर इस तरह का हो कि बट बिल्स डिस्काउंटेड एंड इंडोर्स्ड विल कंटिन्यू टू अपीयर एज ए लाइबिलिटी बिकॉज दीज आर द पेमेंट फॉर आउटसाइडर्स, ठीक है। अगर बिल डिस्काउंटेड लिखा हुआ है या इंडोर्स किए गए हैं, ठीक है, और वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पे दिखाए जा रहे हैं तो उनको वैसे ही दिखाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पेमेंट फॉर आउटसाइडर है, ठीक है, ना कि म्यूचुअल ओइंग। इसको म्यूचुअल ओइंग नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी पेमेंट जो है आउटसाइडर को करनी है। जैसे बिल जो है डिस्काउंट करवा दिए हैं तो उसका भुगतान जो है वो बैंक को करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार है आगे, लोन्स एडवांस्ड फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू द सब्सिडी कंपनी और वाइस वर्सा, ठीक है। अगर एक दूसरे ने किसी को कोई लोन दिया हुआ है तो उसको भी आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसी प्रकार डिबेंचर्स इशूड बाय वन कंपनी एंड हेल्ड बाय द अदर कंपनी, तो ये म्यूचुअल ओइंग्स हैं, इनको आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट है वो है गुडविल। तो गुडविल के लिए देखो आपने क्या करना है, गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडी कंपनी विल बी शोन अलोंग विद गुडविल ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अगर सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल की राशि जो है वो अपेयर हो रही है तो आपने उसको क्या करना है, होल्डिंग कंपनी की गुडविल जो है उसके साथ उसको शो कर देना है, ठीक है।
while calculating cost of control, if there is capital reserve, amount of goodwill, whether it is of holding company or its subsidiary company, should be deducted from this capital reserve. अगर आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पता कर रहे हो और आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है कैपिटल रिजर्व, तो उसमें आपने क्या करना है, ये जो गुडविल की राशि होगी, ठीक है, चाहे होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में हो चाहे सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट में हो, उसको आपने कैपिटल रिजर्व में से माइनस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आती है वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ, इफ द गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट बाय द सब्सिडी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी और वाइस वर्सा मे रिमेन अनसोल्ड एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो होल्डिंग कंपनी ने क्या किया हुआ है, सब्सिडी कंपनी को कुछ गुड्स जो हैं प्रॉफिट के ऊपर बेची हैं, तो सेल करेंगे तो वो प्रॉफिट के ऊपर ही करेंगे। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या किया है, गुड्स जो हैं वो सोल्ड किए हैं, सेल की हैं, लेकिन वो गुड्स क्या है, वो अभी भी अनसोल्ड हैं, रिमेन अनसोल्ड एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, दूसरी कंपनी के पास। जैसे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को गुड्स बेची हैं, तो सब्सिडी कंपनी के पास अभी भी वो अनसोल्ड है, वो आगे बेच नहीं पाए हैं। द प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड गुड्स रिमेन अनरियलाइज्ड। तो ये जो गुड्स नहीं बिकी हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर जो प्रॉफिट जोड़ा गया है वो क्या है, वो अभी अनरियलाइज्ड है, यानी कि वो प्रॉफिट कंपनी ने प्राप्त नहीं किया है। सच अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन फॉलोइंग मैनर। तो इस तरह का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सरप्लस ऑफ द कंपनी विच सोल्ड द गुड्स, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको आपने क्या करना है, कंपनी का जो सरप्लस है उसमें से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। अगेन द सेम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ द कंपनी कंसर्न्ड। और जो दूसरी कंपनी होगी, ठीक है, उसके जो पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसमें से उस अमाउंट को माइनस कर देना है, कौन सा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। तो जिस कंपनी ने गुड्स बेची हैं, ठीक है, तो उस कंपनी के सरप्लस अकाउंट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाएगा। और जिस कंपनी ने वो गुड्स खरीदी थी, जिनके पास अभी वो गुड्स पड़ी हुई हैं और वो बेच नहीं पाए हैं, तो वो क्या करेंगे, उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को जो स्टॉक का मूल्य होगा उसमें से माइनस कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। तो ये कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर अभी विवाद हो, जिनके ऊपर अभी फैसला ना हुआ हो, जिसके बारे में अभी पता ना होगी ये लाइबिलिटी अराइज होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, द एक्सटर्नल कंटिजेंट लाइबिलिटीज शोन बाय वे ऑफ फुट नोट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये एक्सटर्नल कंटिजेंट लाइबिलिटी होगी अगर, ठीक है, बाहर के लिए, बाहर के लोगों के लिए, तो उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में फुट नोट के तौर पे दिखाया जाएगा। अगर इंटरनल है कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो इसको क्या किया जाएगा, म्यूचुअल ओइंग की तरह एलिमिनेट कर दिया जाएगा।